बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसे आप या तो मसीहा मान सकते हैं या फिर खलनायक, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव। कुछ लोगों के लिए वो गरीबों की आवाज है, तो कुछ के लिए जंगल राज और भ्रष्टाचार की एक निशानी। और सच को तो उनकी कहानी में इतना दमी इसी वजह से है। वो कोई सीधी सपाट कहानी है ही नहीं है। उसमें कई परतें हैं, कई आप कह सकते हैं विरोधाभास हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें उसी उलझी हुई कहानी के अंदर ले जाती है। ये कहानी पटना के एक सर्वेंट क्वार्टर से शुरू होती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती है। हाँ। तो आज की हमारी कोशिश यही समझने की है कि एक गरीब किसान का बेटा जिसके पास रहने को कमरा तक नहीं था, वो बिहार का सबसे ताकतवर आदमी कैसे बन गया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अर्श से फर्श पर आ गया। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। सही। ये उस दौर के बिहार की कहानी है जब समाज में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। ये कहानी है पिछड़ी जातियों की उस उभार की जिन्होंने पहली बार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए जोरदार आवाज उठाई थी। अच्छा। तो लालू यादव की पॉलिटिक्स को उस समय के जातिगत भेदभाव और वो जो सामाजिक बेचैनी थी उसके बिना समझा ही नहीं जा सकता। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? लालू यादव के उस शुरुआती जीवन में ऐसा क्या था जिसने उनकी राजनीति की दिशा तय कर दी? देखिए, उनकी कहानी की जड़ें बिहार के गोपालगंज के फूलवरिया गांव में हैं। 11 जून 1948 को एक बेहद गरीब यादव किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। और उस दौर में बिहार के गांव में जाति व्यवस्था बहुत गहरी थी। उन्होंने बचपन से ही गरीबी भी देखी और जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव भी झेला। और हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, उन्होंने इसे जिया था। क्या थी? ये उनके संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब वो पढ़ाई के लिए पटना आए तो इतने पैसे नहीं थे कि किराए पर कमरा ले सके। अच्छा। तूने अपने एक जानने वाले के यहाँ जो नौकरों के लिए बना एक छोटा सा क्वार्टर था उसमें रहना पड़ा। ओहो। अब सोचिए, एक नौजवान जो पढ़ने आया है उसे कहाँ रहना पड़ रहा है। तो इस अनुभव ने उनके अंदर सिस्टम के खिलाफ, खासकर उस ऊंचे तबके के खिलाफ एक गुस्सा भर दिया होगा। ये कि सत्ता और अमीरी को लेकर जो चुनौती उनके भाषणों में दिखती है वो कहीं ना कहीं उनके अपने अनुभवों से आई है। बिल्कुल, यहीं से उनकी राजनीतिक विचारधारा को खाद पानी मिला। देखिए, जब कोई इंसान व्यवस्था की नाइंसाफी को खुद झेलता है तो उसके मन में उसे बदलने का जज्बा पैदा होता है। सही बात है। लालू यादव की ताकत ये थी कि वो गरीबों का दर्द समझते थे, क्योंकि उन्होंने वो दर्द जिया था। वो सिर्फ गरीबों की बात नहीं करते थे, उन्होंने उस गरीबी को करीब से देखा था। राजनीति की नर्सरी हुआ करती थी। नर्सरी से भी बढ़कर वो राजनीति की प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला? हाँ। उन्होंने वहां से कानून की पढ़ाई की, LLB किया, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने वहां सियासत सीखी। वहीं पर उनकी 2 खासियतें निखर कर सामने आई। क्या थी वो? एक, बोलने का देसी अंदाज और हाजिर जवाबी, और दूसरी, भीड़ से सीधे जुड़ने की कला। वो लोगों को हंसा सकते थे, उन्हें अपनी बातों से बांध सकते थे। और इसी कला के दम पर वो 1973 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। हाँ। ये उनके पॉलिटिकल करियर की पहली सीढ़ी थी। पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी। यहीं पर उन्होंने भारतीय राजनीति का वो राज समझ लिया था जो बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते। कौन सा राज? हमारे स्रोतों में उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है, जनता भाषण नहीं सुनती, जनता अपने जैसे आदमी को सुनती है। हाँ। क्या इसी की बात हो रही है? इसी एक लाइन में उनकी पूरी पॉलिटिक्स का सार छिपा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह का सियासी जादू था। उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत में वोटर सिर्फ विकास के वादों पर वोट नहीं देता, तो फिर वो अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान के लिए भी वोट देता है। उन्होंने देखा कि ज्यादातर नेता दिल्ली में बैठकर अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गांव के आम आदमी से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता। सही। लालू ने उस खाली जगह को भर दिया। वो अपने जैसे आदमी बन गए। उन्होंने विकास की जगह सम्मान को अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया और दशकों तक ये फॉर्मूला काम करता रहा। तो पटना यूनिवर्सिटी की इस प्रयोगशाला से निकलकर वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कैसे पहुंचे? छात्र नेता से सांसद बनने का सफर तो बहुत लंबा होता है। उनके लिए ये सफर एक बड़े आंदोलन ने छोटा कर दिया। कौन सा आंदोलन? 1974 का जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा था। अच्छा। और लालू यादव उस आंदोलन के सबसे जोशीले और निडर युवा चेहरों में से एक थे। वो जेल गए, लाठियां खाईं, लेकिन पीछे नहीं हटे। जेपी आंदोलन उनके लिए एक तरह का एक लॉन्च पैड बन गया। बिल्कुल, हाँ, एक लॉन्च पैड। जेपी आंदोलन ने उत्तर भारत में नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की।
और लालू यादव उस पीढ़ी के सबसे चमकदार सितारों में से एक बनकर उभरे। उनकी छवि एक ऐसे लड़ाकू नेता की बन गई जो सत्ता से डरता नहीं, उसे सीधी चुनौती देता है। और इसका नतीजा भी फौरन मिला। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, तो वो सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। उस वक्त देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी छलांग थी। बहुत बड़ी। और सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक आधार बनाना शुरू किया। उनकी राजनीति आप कह सकती हैं 3 मजबूत खंभों पर खड़ी थी। कौन कौन से? पहला, मंडल आयोग। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की जोरदार वकालत की। दूसरा, सामाजिक न्याय का नारा, जिसे उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के सम्मान से जोड़ दिया। और तीसरा और सबसे अहम, MY समीकरण। हाँ, MY समीकरण। ये MY समीकरण क्या था? ये शब्द आज भी बिहार की राजनीति में बार बार सुनाई देता है। M यानी मुस्लिम और Y यानी यादव। लालू यादव ने इन 2 बड़ी आबादियों को मिलाकर एक ऐसा मजबूत वोट बैंक बनाया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। ये एक चुनावी गणित से कहीं ज्यादा था। ये बिहार के समाज का एक नया समीकरण था जिसने सदियों से चली आ रही ऊंची जातियों की राजनीतिक ताकत को सीधी चुनौती दे दी। और इसी समीकरण के दम पर वो उस मुकाम तक पहुंचे जो बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर माना जाता है। 1990 में मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिल्कुल। स्रोत इसे सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति कहते हैं। ऐसा क्यों? इसे सामाजिक क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसने बिहार के सामाजिक समीकरणों को पलट कर रख दिया था। सत्ता का केंद्र बदल गया था। केंद्र बदल गया था। हाँ, जो सत्ता अब तक कुछ ऊंची जातियों के पास केंद्रित मानी जाती थी, वो अब एक पिछड़ी जाति के गांव के एक गरीब किसान के बेटे के हाथ में थी। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। लाखों करोड़ों लोगों को पहली बार लगा कि सरकार में उनका आदमी बैठा है। और लालू यादव ने भी इस भावना को खूब हवा दी। उनका वो मशहूर नारा, मैं सत्ता का नहीं, गरीबों का लालू हूँ। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, अपने शुरुआती कामों से ये दिखाया भी। उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को प्रशासन में, राजनीति में हर जगह आगे बढ़ाया। अच्छा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को बिहार में सबसे मजबूती से लागू किया। इसका सामाजिक असर बहुत गहरा था। जिस समाज को सदियों तक दबाकर रखा गया था, उसे एक आवाज मिली, एक पहचान मिली, सिर उठाकर चलने का हौसला मिला। तो एक तरफ ये सामाजिक सम्मान की क्रांति चल रही थी, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी स्याह है। यहीं से जंगल राज जैसे शब्द सामने आते हैं। ये क्या था? उनके शासन पर ये दाग कैसे लगा? ये उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जहां एक तरफ सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही थी। तो उनके विरोधियों ने उनके शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया। बिल्कुल। इस जंगल राज के आरोप में क्या क्या बातें शामिल थीं? आरोप बहुत गंभीर थे। कहा जाता था कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। अपहरण एक उद्योग बन गया था, खासकर डॉक्टरों और व्यापारियों का। अच्छा। हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं आम हो गई थीं और विकास के काम लगभग ठप पड़ गए थे। सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल सब बदहाल थे। लेकिन अगर हालात इतने ही खराब थे तो वो लगातार चुनाव कैसे जीतते रहे? उनके समर्थक इन आरोपों का क्या जवाब देते थे? देखिए, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। उनके समर्थकों के एक बहुत मजबूत तर्क था। क्या तर्क था? वो कहते थे, माना कि विकास नहीं हुआ, लेकिन पहली बार गरीब को सम्मान से सिर उठाकर चलने का हक मिला। उनके लिए ये सामाजिक सम्मान शायद टूटी सड़कों से ज्यादा कीमती था। मतलब ये 2 अलग अलग सच थे जो एक ही वक्त में बिहार में मौजूद थे। बिल्कुल। ये सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक विफलता के बीच एक सीधी टक्कर थी। जिनके पास पहले से सामाजिक और आर्थिक ताकत थी, उनके लिए कानून व्यवस्था और विकास पहली प्राथमिकता थी। लेकिन जिनके पास सदियों से न सम्मान था, न आत्मगौरव, उनके लिए बराबरी का एहसास ज्यादा मायने रखता था। सही। तो एक तबके के लिए जो जंगल राज था, वो दूसरे तबके के लिए अपना राज था। और इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लालू यादव की पूरी राजनीति की नींव हिला दी। हम सब ने चारा घोटाला का नाम सुना है, पर हमारे स्रोतों के हिसाब से ये मामला आखिर था क्या? ये इतना बड़ा कैसे बन गया? सरल शब्दों में कहूँ तो ये सरकारी खजाने की एक बहुत बड़ी लूट थी जो बिहार के पशुपालन विभाग में हुई। अच्छा। हजारों करोड़ रुपए फर्जी बिलों के जरिए निकाल लिए गए। यानी कागजों पर दिखाया गया कि जानवरों के लिए चारा, दवाइयां खरीदी गईं, लेकिन असल में कुछ नहीं खरीदा गया। बिल्कुल, असल में कोई खरीद हुई ही नहीं और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। ये सब सालों तक चलता रहा।
और इसमें मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम कैसे आया? 1996 में जब ये घोटाला सामने आया तो उन पर सीधा आरोप लगा कि ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था और उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मतलब आरोप ये था कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। हाँ, यही आरोप था। सीबीआई ने जांच शुरू की और मामला लालू यादव तक पहुंच गया। और इसके राजनीतिक नतीजे क्या हुए? इसने उनकी छवि को कितना नुकसान पहुंचाया? इसने उनकी छवि को बर्बाद कर दिया। ये उनके राजनीतिक करियर का, आप कह सकती हैं, टर्निंग पॉइंट था। कैसे? अब तक वो सामाजिक न्याय के नायक थे जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन चारा घोटाले के बाद वो खुद उसी भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। इसने उनके विरोधियों को उन पर हमला करने का एक मजबूत नैतिक हथियार दे दिया। और इसी घोटाले के दबाव में 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो उस समय तक राजनीति से दूर एक गृहिणी थी, को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो भारतीय राजनीति के सबसे हैरान करने वाले फैसलों में से एक था। हाँ, था। ये सिर्फ सत्ता बचाने की एक रणनीति थी या इसके पीछे कोई और सोच थी? तो ये सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक बहुत चतुर राजनीतिक चाल। इसके जरिए उन्होंने ये पक्का कर लिया कि सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। इस एक फैसले ने उन पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप हमेशा के लिए चिपका दिया। अच्छा? उनके आलोचकों को ये कहने का मौका मिल गया कि सामाजिक न्याय की बात करने वाला नेता आखिर में अपने परिवार के मुंह से बाहर नहीं निकल पाया। और इसके बाद तो जैसे उनके बुरे दिनों की एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई जो अदालतों में लड़ी गई। हाँ, इसके बाद का ज्यादातर वक्त कोर्ट, कचहरी और जेल जमानत में ही गुजरा। आखिरकार 2013 में चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। उन्हें 5 साल की सजा हुई, उनकी संसद की सदस्यता चली गई और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। मतलब उस एक फैसले ने बिहार की राजनीति के पूरे युग का अंत कर दिया। लगभग अंत कर दिया। वो नेता जो कभी अजेय माना जाता था, अब कानून के शिकंजे में था और एक एक करके चारा घोटाले से जुड़े कई और मामलों में भी उन्हें सजा हुई। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लालू प्रसाद यादव की विरासत क्या है? उन्हें किस तरह याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत भी उन्हीं की तरह विरोधाभासी है। इसके 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। अच्छा। हैं। और दूसरा चेहरा? दूसरा चेहरा उस शासन का है जिस पर कुशासन, भ्रष्टाचार और बिहार को विकास की दौड़ में दशकों पीछे धकेलने की गंभीर आरोप लगे। ये दोनों ही सच है और दोनों को एक साथ देखना होगा। तो संक्षेप में ये कहानी पटना के एक सेवक क्वार्टर से मुख्यमंत्री की कुर्सी और फिर जेल की सलाखों तक पहुंचने की है। ये कहानी है संघर्ष की, एक सामाजिक क्रांति की, सत्ता के 2 चेहरों की और आखिर में एक बड़े राजनीतिक पतन की। और ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? जब कोई नेता हाशिए पर मौजूद समाज से उभरता है तो क्या सामाजिक सम्मान और आत्मगौरव की लड़ाई विकास और सुशासन जैसे पारंपरिक पैमानों से ज्यादा जरूरी हो जाती है, या फिर इन दोनों को कभी एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता? ये सवाल लालू यादव की पूरी राजनीतिक यात्रा के सार को समझने के लिए हमें सोचने पर मजबूर करता है।